ओके, सो हेलो एवरीवन, जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। और लेक्चर नंबर 2 में आज हम देखने वाले हैं मेमोरी हायरार्की। यानी कि एक तो हम ये जानेंगे कि जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं system.out.println और उसमें वेरिएबल्स डालते हैं a और एक इंटीजर बनाते हैं b और बाद में उनका सम करते हैं, तो ये सब जो प्रोग्राम है ये हमारी मेमोरी में कैसे चलता है और ये चीज़ जाननी ज़रूरी भी होती है क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये बेसिक्स है फिलहाल मेमोरी का कि जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो उस टाइम रन टाइम पे आपकी मेमोरी में क्या क्या हो रहा होता है। तो मैं ज़रा यहाँ से इसमें आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड में। तो बेसिकली ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि एक होती है आपके जो सिस्टम है उसके अंदर एक होती है मेन मेमोरी जिसे हम रैम भी बोल देते हैं, यानी कि आपकी प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल और रैम होती है आपकी वॉलेटाइल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये होती है वॉलेटाइल और ये होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल तो अब इसका मतलब क्या होता है वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का? इसमें आपका डेटा डिलीट नहीं होता है चाहे आप अपने सिस्टम की पावर को कट भी कर दो, तो ये आपके डेटा को हमेशा के लिए रिटेन करके रखेगी, परमानेंटली स्टोर करके रखेगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। अब अगर कोई मेमोरी बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो हम उसमें प्रोग्राम को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीपीयू बहुत फास्टली आपका जो प्रोग्राम है उसे प्रोसेस करता है और उसके लिए हमें बहुत ही फास्ट मेमोरी की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारी मेन मेमोरी बतौर जो हमारे सीपीयू से कनेक्टेड होती है, जिसे हम कहते हैं रैम, जो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल होने का मतलब ये है इसमें आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो डेटा जो है वो आपका लॉस्ट हो जाता है जैसे ही आप अपनी पावर कट कर दो। और मैंने यार इसकी थोड़ी सी थिकनेस घटा लेता हूँ। तो डेटा लॉस्ट हो जाता है जैसे ही आप अपनी पावर कट कर दो, ठीक है। लेकिन ये इस ड्रॉबैक के ट्रेड ऑफ में हमें मिल जाती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट ऑपरेटिंग मेमोरी। तो ये जो मेमोरी होती है हमारी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और जब भी हम रैम के साथ कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो पहले जो भी हमारा डेटा होता है, बेसिकली जब भी मैं प्रोग्राम खोलता हूँ कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड खोला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। तो ये वैसे तो मेरी HDD में स्टोर्ड है, यानी कि परमानेंटली तो ये HDD में स्टोर्ड है। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरा प्रोग्राम है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है ताकि वो हमेशा के लिए मेरे पास रहे, यानी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मेरा ये सॉफ्टवेयर डिलीट ना हो जाए जैसे ही मैं पावर ऑफ करूँ। लेकिन जब भी मुझे इसमें कुछ काम करना होता है, तो अब जब भी मैं इसमें कुछ काम करूँगा, इसको कमांड दूंगा और मुझे आउटपुट मिलेगा, तो वो चीज़ एक बहुत ही फास्ट वे में होनी चाहिए। इसीलिए ये वाला प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मेरी रैम में आके स्टोर हो जाता है। यानी प्रोसेस होने से पहले जब आपका जो प्रोग्राम लोड होता है, वो जो लोडिंग स्क्रीन है वो इसलिए होती है क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो आपकी हार्ड डिस्क से या फिर आपकी SSD से आपकी रैम में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपकी रैम में ट्रांसफ़र। उसके बाद जो भी मेरा प्रोग्राम है वो एक स्पेसिफिक मेमोरी ले लेता है मेरी रैम में से। जैसे सपोज मेरी रैम 8 GB की है, इसमें से मेरा कुछ OS को गया हुआ होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 GB मेरी OS के साथ और मेरे ग्राफिक कार्ड के साथ, जो कि इसका इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड है GPU, जो IGP होता है, उसके साथ शेयर्ड हो जाएगी। और मेरे पास अवेलेबल यूज़ के लिए होगी 3 GB। अब ये जो 3 GB मेरे पास फ्री है, इसमें मेरे सारे प्रोग्राम्स लोड होंगे। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अज्यूमिंग कि इस तरीके से आपकी मेमोरी जो है वो शेयर्ड होती है और इस 3 GB में मेरे सारे प्रोग्राम्स लोड होते हैं। तो कोई भी मेरा प्रोग्राम जैसे ही मैं ओपन करूँगा वो इस 3 GB में से कुछ ना कुछ स्पेस ले लेगा और मेरी रैम में स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा जो मेरी मेमोरी हायरार्की होती है, ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई कि डेटा हार्ड डिस्क से रैम में आता है और बेसिकली हम सारा काम रैम में कर रहे होते हैं। तो जब आप अपना कोड लिखते हो तो वो आप रैम में ही लिखते हो क्योंकि रैम में आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, लेकिन हार्ड डिस्क में आप सिर्फ रीड कर सकते हो, डेटा को राइट नहीं कर सकते हो। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है। ये है हमारी रैम की हायरार्की, बेसिकली हमारी मेमोरी की हायरार्की। तो ये होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आप सब कुछ स्टोर करते हो। ये आ गई मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के साथ एक और मेमोरी होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जो कि आपके CPU के साथ ही आती है, वो होती है कैश मेमोरी। अगर आप कभी भी प्रोसेसर बाय करोगे अपने कंप्यूटर के लिए या आप जब भी लैपटॉप बाय कर रहे होगे तो आप देखोगे उसमें L1 कैश, L2 कैश, LT3 कह रहा हूँ, L3 कैश। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की कैश मेमोरी होती है जो कि हमारी रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है। और जो भी हमारा CPU को लगता है कि ये जो प्रोसेस है ये बार बार मुझे इसके लिए कुछ डेटा चाहिए होगा जो मुझे एकदम से चाहिए,
तो सीपीयू उसको अपने पास ही एक इंटीग्रेटेड मेमोरी में स्टोर करके रखता है जिसे हम कैश मेमोरी बोलते हैं, और उससे भी फास्ट एक मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं सीपीयू रजिस्टर। और सीपीयू रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है, इससे फास्ट मेमोरी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं जब हम अपने जावा प्रोग्राम को रन करते हैं बेसिकली, तब हमारी मेमोरी में क्या खेल चल रहा होता है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जल्दी से आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो। तो लेट्स सपोज मेरी रैम है जिसमें से कुछ हिस्सा मेरे इंटेलिजे आइडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। उसमें मैंने कुछ कोड लिखा, उसके बाद अब जब मैं उस कोड को रन करूंगा तो थोड़ी सी मेमोरी मेरी जेवीएम भी लेगी। तो सपोज ये मेरी टोटल मेमोरी है जो जेवीएम ने ले ली है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे एंड आई होप ये स्क्वायर में बदल जाए, ठीक है। तो स्क्वायर में बदल गया। तो ये सपोज करो कि ये वो मेमोरी है जो मेरी जेवीएम ने ले ली है और इसी के अंदर मेरा सारा प्रोग्राम जो है वो रन होता है। तो इस मेमोरी के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक एरिया होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे तो नहीं होगा पर आपकी जो मेमोरी होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो ये एक एरिया होगा जिसे हम कहते हैं हीप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको आप बोलते हो हीप। ये मेमोरी काम आती है रन टाइम पे, अगर आपको मेमोरी की ज़रूरत है। अगर आपका कोई वेरिएबल है जो जब आपने कोड में लिखा उस टाइम उसका साइज कुछ और था, बट रन टाइम पे भी कुछ वेरिएबल्स बन रहे हैं और उनका साइज जो है वो चाहिए आपको, तो वो आपको यहाँ से मिलता है। बेसिकली ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे हो रहा होता है। जब आप इंटेलिजे के अंदर अपना कुछ भी कोड लिखते हो और अपने इंट भी देते हो तो उन्हें तो पहले से ही मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। उस मेमोरी को हम यहाँ पे बना देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे एक और बॉक्स बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं मेथड स्टैक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड स्टैक। तो ये क्या होता है, जब भी मैं अपना मेन प्रोग्राम रन करता हूँ, मैंने आपको बताया आप जो भी अपना कोड लिखते हो वो मेन के अंदर लिखते हो। तो अगर मेरा मेन जो मेथड है उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, इंट ए और इंट बी, और इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स का। तो इस टोटल मेथड स्टैक में मेरा एक मेन मेथड आ जाएगा सबसे पहले तो यहाँ नीचे, जो कि मेरी 4 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई कर ही लेगा, क्योंकि ये तो मेरे वेरिएबल्स हैं। जो भी आप वेरिएबल वगैरह या फिर एरे या कुछ भी अगर आप अपनी मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर करोगे वो सारे यहीं पे आगे स्टोर होंगे। इसके अलावा जब भी मैं कोई फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो जो अपना स्पेस लेगा वो भी वो इसी मेमोरी में लेगा। अब ये फंक्शन कॉल करूंगा ये सब क्या है वो सब हम बाद में जानेंगे, तो फिलहाल के लिए जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लो मैंने एक और फंक्शन लिखा मेन से अलग जिसका नाम है func1, तो वो भी इसी स्टैक के अंदर अपनी मेमोरी को लेगा। लेकिन इसी टाइम पे रन टाइम पे अगर मेरे को मेमोरी की ज़रूरत हुई एलोकेट करने की थोड़ी एक्स्ट्रा मेमोरी की, तो वो मैं अपनी हीप में से ले लूँगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और बॉक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं स्टैक। और ये जो स्टैक होता है इसके अंदर बेसिकली आपके जितने भी आप थ्रेड्स लिखते हो, अब ये सब हम मल्टी थ्रेडिंग जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो उसमें आप जो भी थ्रेड्स यूज करोगे वो सारे थ्रेड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं T1। T1 यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है मेरे थ्रेड 1 को, और इसके अलावा एक और बॉक्स बना लेते हैं जो कि है मेरा T2 यानी कि थ्रेड 2, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, यहाँ पे एक और बॉक्स बनेगा, ठीक है। इस बॉक्स का नाम होगा यानी कि इस इलाके का नाम होगा नेटिव स्टैक या फिर नेटिव मेथड स्टैक। ये किसके लिए बनेगा, जैसे सपोज आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हो अपने जेवीएम में यानी अपने जावा प्रोग्राम में, और कुछ कोड आप किसी दूसरी लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हो, जैसे C++ में लिखा हुआ कोई कोड भी यूज कर रहे हो इसमें जावा में, तो जेवीएम एक अलग से ब्लॉक बना देगा जिसके अंदर आपके सारी उन नेटिव का, जैसे कि आपने अगर C का कुछ कोड उठा के लिख दिया तो यहाँ C का एक कोड है, इसके अलावा आपने एक C++ का कोड भी इंपोर्ट करा हुआ है तो यहाँ C++ का कोड है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जितनी भी आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करोगे, इंपोर्ट करोगे या फिर कोई एक्सटर्नल कोड यूज करोगे किसी दूसरी लैंग्वेज का, तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बनेगा आपका एक और ब्लॉक, और ये लास्ट ब्लॉक है, इसको हम कहेंगे PC रजिस्टर। तो बेसिकली ये रखेगा आपके जितने भी आप थ्रेड्स हैं, जो यहाँ पे ये थ्रेड्स हैं, ये जो जितने भी थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं ये उसके रजिस्टर रखेगा। तो जैसे मेरे यहाँ पे 2 थ्रेड मैंने यूज करे हुए हैं इस वाले प्रोग्राम में,
तो ये बन जाएगा मेरा रजिस्टर फॉर T1, और एक और बन जाएगा यहाँ पे मेरा बॉक्स जो कि होगा R for thread 2। तो कुछ इस तरीके से जो मेरा JVM है वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है रन टाइम पे। तो उस टाइम पे कुछ इस तरीके से आपके JVM जो है वो आपकी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, आपकी रैम में जो इस हिस्सा ले लेता है। जैसे सपोज ये टोटल इसने, सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 4 मेगाबाइट की मेमोरी इसने ऑक्यूपाई कर लिया आपकी रैम में से। वो 4 मेगाबाइट्स जो है वो इस तरीके से स्प्रेड होती है आपके प्रोग्राम में, जिसमें एक होती है आपकी हीप सिर्फ आपकी एक सेफ्टी के लिए मेमोरी होती है कि अगर रन टाइम पे आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ गई तो वो मेमोरी आपकी यहाँ से एलोकेट हो जाएगी आपके मेथड स्टैक में। और जो भी आप जब डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करते हो वो भी हम देखेंगे इसमें, डायनामिकली मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, उस टाइम आपकी हीप यूज़ होती है। बेसिक आप जो भी अपने फंक्शंस, मेथड्स, वेरिएबल्स बनाते हो वो सारे आपके मेथड स्टैक के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका स्टैक, जिसमें ये क्या था भाई, इसके अलावा आपका एक होता है स्टैक जिसमें आपके सारे थ्रेड्स स्टोर होते हैं, जितने भी आप थ्रेड्स यूज करते हो वो सारे यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा एक रजिस्टर होता है जिसमें रजिस्टर होते हैं आपके थ्रेड्स के लिए। उसके अलावा एक होता है नेटिव मेथड स्टैक जिसमें आप जो भी दूसरी नेटिव लैंग्वेज का कोड यूज कर रहे हो, C++ की कोई लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो, तो वो आपके सारे यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो जावा प्रोग्राम है वो मेमोरी में वर्क करता है। इसके अलावा अभी हम एक प्रोग्राम भी लिखेंगे और उसका ये देखेंगे कि CPU के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, मैं पहले लेक्चर के बाद ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी होती है। और कई बार इंटरव्यूअर ये सब पूछ लेता है कि आपको पता है कि आपका ये जो प्रोग्राम है, बेसिकली वो आपको एक प्रोग्राम लिख के दे देंगे छोटा सा, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए सामने वाले की। उसमें वो क्या करेंगे, आपसे सिर्फ ये पूछ लेंगे कि मुझे ये बताओ कौन सी लाइन्स आपके CPU के पास गई, वो कौन सी एग्जीक्यूट कर रहा है। उस टाइम पे आदमी कह देता है कंपाइल तो सारी हुई है और इंटरप्रीट भी सारी हो रही है, तो सारी लाइन CPU के पास जा रही है। लेकिन गलत है, आपका CPU हर लाइन पे ऑपरेट नहीं करता, आपका CPU कुछ एक स्पेसिफिक लाइन्स पे ऑपरेट करता है, और वो लाइन्स मैं भी आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, और इसमें मैं एक बेसिक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। टैब स्पेसिंग ऐड नहीं हो रही है भाई इसमें माइक्रोसॉफ्ट के व्हाइट बोर्ड में, तो मुझे माफ करें, मुझे यहाँ पे ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा इस कोड को। तो मेन के अंदर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, एक int a इक्वल्स टू 4 सेमीकॉलन, int b इक्वल्स 5 सेमीकॉलन, इसके अलावा सम इक्वल्स a प्लस b, और यहाँ पे हम लिख लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया, और अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि कौन सी लाइन्स आपके CPU के पास जाएंगी। तो ये जो एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंपाइल होता है, पूरा का पूरा इंटरप्रीट भी होता है, बाद में हाइब्रिड लैंग्वेज होती है जावा। तो अब इसमें जो सामने से क्वेश्चन आएगा वो ये है कि आपका जो CPU है, ऐसे कर लेते हैं और अच्छा लगेगा देखने में, वर्ड में एक लाइन में आ गया। तो इसमें जो आपसे सवाल आएगा वो ये आएगा आपकी कौन सी लाइन CPU के पास गई। अब एक नॉर्मल बंदा जिसे कुछ नहीं पता है वो क्या सोचेगा कि मेरा ये वाला लाइन, क्योंकि वो भी इतना अंदाजा लगा लेगा कि वो जानबूझ के पूछ रहा है कि कौन सी लाइन CPU के पास जाएगी, तो कहेगा सर एक तो ये जाएगी, एक ये जाएगी, एक ये जाएगी और एक ये जाएगी। तो ये चारों लाइंस बता देगा कि ये चारों लाइंस जो है वो मेरी CPU के पास जा रही है, ठीक है, और ये वाली जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने ये सब नहीं जा रहा है और जाता भी नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही वो बोलेगा कि ये चारों लाइंस जा रही है, वहीं के वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पे जो ये वाली दो लाइन है स्टार्टिंग की, इंट a और इंट b, तो यहाँ पे मैं इन्हें सर्कल कर लेता हूँ। तो ये आपकी ये जो दो लाइन है इसे हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन को अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में एलोक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। ये जो सारा काम होता है ये JVM में मेमोरी अलॉट होते हुए होता है। तो ये जो इंट a इंट b है ये CPU के पास नहीं जाएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। एक सेकंड में इसको रब कर लेता हूँ। हाँ, तो ये CPU के पास नहीं जाएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, ये तो बस जाके आपके ये जो आपका मेथड स्टैक है इसके अंदर जाके ये अपनी जगह ले लेंगे, ये CPU के पास नहीं जाएंगे। अब बात आती है CPU के पास क्या क्या जाएगा। तो CPU के पास जाएगा सिर्फ ये लास्ट की दो लाइंस।
तो ये चीज़ आपको अब नहीं जानते थे तो जान लो, और अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका सीपीयू आपके पूरे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, आपका सीपीयू सिर्फ उन लाइंस को एग्जीक्यूट करता है जिनमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे सम a प्लस बी है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम है, तो आपका सीपीयू क्या करेगा, वो सिर्फ इन दो लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये दो लाइंस मेरी सीपीयू के पास जाएंगी, और ये जो दो लाइंस है ये तो सिर्फ मेरा मेमोरी एलोकेशन है, ये सीपीयू के पास नहीं जाएगी, वो सिर्फ इन नीचे वाली दो लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, तो मेरा जो सीपीयू है वो तो सिर्फ इन नीचे की दो लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, इन दोनों लाइन से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये बात आप जान लो। सीपीयू आपका बेसिकली क्या होता है, सीपीयू की अगर आप फुल फॉर्म निकाल लो तो सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो आपकी दो चीजें हैं जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बनाती हैं, वो होती है, एक तो होता है आपका ALU जिसे हम बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो एरिथमेटिक लॉजिक एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट, ठीक है। इसके अलावा एक होता है CU जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है ये मिलके फॉर्म करती है आपके CPU को। तो अब आप इसमें देख सकते हो ये कंट्रोल यूनिट जो है ये डील करता है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, तो ये डील करता है आपके IO डिवाइसेस के साथ, जैसे कि आपका माउस है, कीबोर्ड है। और जो ये है ALU, ये डील करता है आपकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है वो ALU करता है। तो आपके CPU में सिर्फ जितने भी आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है, मैथमेटिकल जो भी लॉजिक्स हैं, सिर्फ उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और किसी चीज को नहीं। तो ये बात आप आज जान लो कि आपका सीपीयू सिर्फ इन दो लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, इन्हें नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि सीपीयू किसे एग्जीक्यूट करता है और किस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता। इसके अलावा वन लास्ट लाइन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शायद कोई अपने कोर्स में ऐसे बताता नहीं है, मतलब ये चीज़ शायद ट्रेडिशनल नहीं है सिखाने के लिए, बट मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आप सिर्फ कोड नहीं कर रहे हो, आप अपनी मशीन पे कोड कर रहे हो, तो मशीन के बारे में भी थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। जो आपका सीपीयू होता है, मैग्नेट पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये सपोज मेरा सीपीयू है, ये क्या करेगा, मेरी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, अब फुल फॉर्म मत बता देना कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ये सब नहीं। कंप्यूटर आता है आपका वर्ड कंप्यूट से, ठीक है। और जो चीज करती है कंप्यूट, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूट का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, ठीक है। तो कंप्यूटर आपका कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर ही है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और उनके बेसिस पे आपको आउटपुट लाके जनरेट करके दे देता है, ठीक है। और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, तो मैथमेटिकल स्लैश लॉजिकल, ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ये होते हैं हमारे बूलियन ऑपरेशंस, बूलियन अलजेब्रा जिसे कहते हैं। तो अगर आपको बूलियन अलजेब्रा पे भी लेक्चर चाहिए तो वो चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली आपका सीपीयू भी कैसे काम करता है। तो ये होता है बूलियन अलजेब्रा, कभी सर्च करके देखना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें तुमको पूरा पता चल जाएगा कि बूलियन अलजेब्रा क्या हो। तो बूलियन अलजेब्रा ये, और मैथमेटिकल सम्स मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो ये जो दो काम करता है उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर। और इसमें आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू की कभी आपने स्पीड देखी होगी, लिखी होती है 3.1 GHz बेस स्पीड, और एक और लिखा होता है 4.1 गीगाहर्ट्ज, GHz डिनोट करता है गीगाहर्ट्ज को, टर्बो यानी कि ओवरक्लॉक्ड। तो यहाँ पे 3.1 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, अब अगर किसी को पता है सीपीयू कैसे बना होता है तो ये कहेगा भाई देखो एक ट्रांजिस्टर होता है, रफली बना रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं गेट, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाता रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पहले राइट जाता है, जब जैसे ही आपकी वोल्टेज हाई होती है वो या तो राइट में जाता है या फिर लेफ्ट में जाता है, और ये राइट लेफ्ट कितनी बार चला जाता है, 1 सेकंड में, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो यहाँ पे लिखी हुई है 3.1 GHz। लेकिन 3.1 GHz से आप समझते क्या हो, इसका मतलब क्या है, जो आपकी स्पीड है सीपीयू की उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है ये 3.1 बिलियन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है 1 सेकंड के अंदर, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये 3.1 बिलियन टाइम्स 1 सेकंड में इसके अंदर ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट आ जा सकता है, ठीक है। अब 3.1 बिलियन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं गीगाहर्ट्ज में, तो ये हो गया नॉर्मल मेरी बाइट, ये हो गई मेरी किलो बाइट्स, तो ये बेसिकली मेरी हो गई MB, तो बाइट्स के हिसाब से देखोगे ये हो गई बाइट्स, ठीक है। ये हो गई किलो बाइट, और किलो बाइट के आगे मैं 3 जीरो और लगा दूंगा, ये हो गई मेरी मेगा बाइट्स, और 3 जीरो और लगाऊंगा तो ये हो गई मेरी गीगा बाइट्स।
तो 3.1 GHz का मतलब होता है 3 इंटू 10⁹ ऑपरेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में आपका CPU इतनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। यानी कि अगर आप एक बार अंदाज़ा लगा के देखो, तो अगर मैं आपको कुछ ऐसे ऑपरेशंस देता हूँ जैसे 5+4, फिर एक 6+3, एक 9+2, अब अगर मैं ऐसे ऑपरेशंस आपको दे दूँ सम के बहुत सारे, तो आप एक सेकंड में कितने कर सकते हो? 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, एक और दे देता हूँ 4+4 कर लोगे। इन सब का आप एक सेकंड में बता दोगे, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 11 है, ये 8 है। ठीक है, मैंने मान लिया आपने एक सेकंड में 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए। लेकिन आपका CPU कर सकता है 3 इंटू 10⁹, यानी कि 3 बिलियन ऑपरेशंस, यानी इसके जैसी अगर 3 बिलियन कैलकुलेशंस हो, उसको वो एक सेकंड के अंदर कर सकता है। यानी कि अगर आप एक तरीके से अंदाजा लगाओ तो जितना काम आप लगभग 10 साल में कर पाओगे, समझ रहे हो? 3 बिलियन कैलकुलेशंस करने के लिए आपको शायद 10 साल लग जाएंगे, अगर आप खाओ पियो बिना सो बिना सिर्फ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते चले जाओ एक के बाद एक 24 घंटे में, ना सो रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना कुछ और कर रहे हो, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हो ऐसी छोटी छोटी, उसमें भी शायद आपको 10 साल लग जाएंगे 3 बिलियन ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए। और ये 10 साल की मेहनत आपका कंप्यूटर का CPU एक सेकंड में परफॉर्म कर देता है। तो अब आप समझ सकते हो आपका जो कंप्यूटर है वो कितना हाईली एडवांस्ड कैलकुलेटर है। तो कंप्यूटर बेसिकली आपका है कैलकुलेटर ही, बस उसमें काम बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि हमने इसी मैथमेटिक्स को कन्वर्ट कर दिया है GUI में। तो अगर आपने ये फ्रेज कभी सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। रियल लाइफ में जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे आप मैथमेटिक्स में तोड़ सकते हो, मैथमेटिक्स में ब्रेक कर सकते हो। और उसी का एक बहुत प्यारा और अच्छा एग्जाम्पल है आपका कंप्यूटर, जिसमें हर चीज़ आपकी मैथमेटिक्स के थ्रू परफॉर्म होती है, नथिंग एल्स। तो अगर कोई मैथमेटिक्स का दुश्मन है भाई, तो थोड़ी थोड़ी मैथ्स की इज्जत करनी शुरू कर दो और मैथ को अच्छा मानना शुरू कर दो। उसी मैथ की बदौलत आपको एक इतना अच्छा डिवाइस मिला है जिस पे आप मूवीज़ वगैरह इंजॉय करते हो, एंटरटेनमेंट करते हो, काम करते हो और बेसिकली बहुत जल्दी अपना काम फिनिश कर पाते हो। तो बस फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मुझे बेसिकली आपको एक तो मेमोरी एलोकेशन बतानी थी कैसे होती है रन टाइम पे, दूसरा मुझे ये बताना था कि आपका CPU काम कैसे करता है। मेमोरी और CPU की थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा जो आपका CPU होता है, सपोज यहाँ पे आपका CPU है और यहाँ पे आपकी मेमोरी है, कॉन्स्टेंटली आपका डेटा इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होता रहता है। तो सपोज आपकी मेन मेमोरी में जैसे मैंने सम दिया हुआ था, सम A+B का एक कमांड था, वो CPU तक गया, CPU ने उसका आंसर निकाला, सपोज 8 आया, CPU ने वो रिटर्न करके वापस आपको आपकी मेन मेमोरी को रिटर्न करके दे दिया। तो यहाँ पे 8 वापस आ गया, फिर कोई सम था उसने दिया या मल्टीप्लिकेशन दिया जो भी थी, फिर CPU उसको वापस करता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है। जो जैसे आपने मेमोरी की स्पीड सुनी होगी 3200 मेगाहर्ट्ज, तो ये मेमोरी इतनी फास्ट डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। तो जनरली 3200 इज वेल इनफ, बाकी ज़्यादा हो तो वो अनस्टेबल भी हो जाती है। तो मेमोरी हमें एक ठीक ठाक रेंज की मेमोरी चाहिए होती है। तो ठीक ठाक रेंज यही होती है आपकी 3200 से लेके 3600 के आसपास। और ये मैं DDR4 स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर DDR5 स्टैंडर्ड है फिर तो आपकी 5000 मेगाहर्ट्ज उससे लेके 6800 मेगाहर्ट्ज तक भी ये स्पीड जो होती है वो स्टेबल होती है CPU के साथ। तो ये सब तो चलो हार्डवेयर की बात है थोड़ी, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छी मेमोरी आपके CPU के साथ अगर पेयर्ड हो, उस केस में आपके प्रोग्राम्स फास्टेस्ट रन करते हैं। और यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वैसे होना तो एक प्योरली जावा का चाहिए था, पर मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी। पर अच्छी बात है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मशीन है वो एक्चुअल में आपका जो काम है वो करके कैसे दे रही है। उससे एक चीज़ होती है, अब कल को अगर मैं आपको कह दूँ कि जब आप int A बनाते हो तो मेमोरी में वो जाके स्टोर हो जाता है, तो आप कुछ ऐसा अज्यूम कर पाओगे मेमोरी एलोकेशन को कि मेरा यहाँ पे एक मेमोरी में एक ब्लॉक बना जो कि था int डेटा टाइप का, और उसमें 4 जाके स्टोर हो गया, जिसका जो मैंने नाम रखा है वो रखा है A। तो इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन करना सीख जाओगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वैसे जब मैं ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा उस टाइम में मेमोरी विजुअलाइजेशन भी साथ साथ ही कराऊंगा, दोनों चीज़ें। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।